हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हुआ था कब, अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 1767 से ये 1769 तक चला था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। तीसरा 1790 से 1792 तक। चौथा 1799 में हुआ था और इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। प्रश्न पूछा गया है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1780 से 1784 तक। ठीक है। चौथा अगर पूछा जाए जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, लॉर्ड वेलाजेली के समय में हुआ था। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये लिबरल पार्टी से चुने गए थे और इनको जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप नहीं जानते होंगे। इन्होंने 1848 में, दादा भाई नौरोजी ने 1848 में जो है ज्ञान प्रसारक मंडली यानी कि सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज की स्थापना किया था। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि किसने ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और यहाँ पर इनको कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह जो हुआ था ये 1859 में हुआ था। ठीक है, 1859 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। 1855 यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। दक्कन दंगा कब हुआ था? तो ये 1874-75 में हुआ था। 1874 में यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। सिपाही विद्रोह जो है ये 1857 में हुआ था। तो ये क्रम पूछा गया है तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा 1855, उसके बाद देखिए 4 हो जाएगा 1857, फिर पहला हो जाएगा 1859 और फिर आखिरी हो जाएगा 1874, यानी कि 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व जो है ये कहाँ पर किया था? तो ये बैरकपुर में किया था। अच्छा, 1857 का जो विद्रोह था यह शुरू कब हुआ था? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई के दिन हुई थी। ये डेट सहित आप याद रखेंगे। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है यह पारित कब हुआ था? तो 1885 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। चलिए, 1885 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो फ्रेंड्स यह कौन सा? 1931 का कराची सत्र था। कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग भी की गई थी। अगला प्रश्न नंबर कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को 1823 में किसने पेश किया था? तो ये जॉन एडम्स था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन एडम्स। ठीक है, और इसके तहत जो है खास करके जो भारतीय समाचार पत्र थे उसको अपने दायरे में लाना था। कोई भी अगर बिना लाइसेंस का समाचार पत्र प्रकाशित होता था तो उसको जो है आपराधिक उल्लंघन माना जाता था। ठीक है,
और इसी के चलते मीरात-उल अखबार जो कि राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था उसको बंद करने का निर्णय लिया था। चलिए, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये मधुसूदन दत्त ने किया था। नील दर्पण किसकी रचना है? तो आपको पता है दीनबंधु मित्र की है। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के.एम. पनिकर थे। अगला प्रश्न हमारा कि पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? यह पुस्तक लिखा है किसने? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था, ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में जो है इसको प्रतिबंधित किया था। तो यहाँ पर देखिएगा कर्नल स्लीमैन दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलिए, इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, इसी के समय से नियमित जनगणना कराई जाती है, इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? 1904 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उस समय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ही, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि लॉर्ड कर्जन ने ही थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, उस समय जो था वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स, वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। वेलिंगटन राइट आंसर हो जाएगा। वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेकर के 1936 तक रहा था। इसी के समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद देखिए, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव और राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? तो ये दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, पूरा सेट को लगाइएगा फ्रेंड्स और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बढ़िया सेट दिया गया, बीपीएससी के पैटर्न पर ही यह आधारित है। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अरुणा असफ अली के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया था टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था 1799 में। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो ये किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे अब। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा जो है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, और इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया था। ठीक है, यह घोषणा किया था इसने कि 30 जून 1948 तक जो है सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। 30 जून 1948 को। और यह घोषणा कब किया था? तो 20 फरवरी 1947 को। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह भारत आया था कैबिनेट मिशन कब? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1946 में। और उस समय वायसराय कौन था कैबिनेट मिशन जब भारत आया था? तो लॉर्ड बेबल था। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। सही जो पूछा गया है तो उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा सी नंबर है कि वे बोस्ट्रो फेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी सही है। इनमें से सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे, तो ये संकलित किए गए थे शुंग काल के दौरान। मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से बताइए। देखिए कनिष्क के काल में मथुरा कला और गांधार कला इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, ये सही है। नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये गलत है। ये मथुरा कला की नहीं गांधार कला की विशेषता थी। और गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, ये गलत है, मथुरा कला में मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही जो है ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है। ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी कि जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, तो यह चारवाक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी, तो यह दिल्ली का सुल्तान जो सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाया था ये फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। चलिए उसके बाद 29 नंबर है हमारा 28 नंबर कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है। अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है, वाग्भट ने लिखा है अष्टांग संग्रह को, ध्यान रखेंगे इसका संबंध चिकित्सा से है। 29 नंबर देखिएगा कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली यानी कि दिल्ली के चिराग के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था किसको, तो शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को चिरागे दिल्ली यानी कि दिल्ली के चिराग के नाम से जाना जाता था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि दिल्ली सल्तनत के मतलब दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में ये फलों का अध्ययन है, पोमोलॉजी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इको मार्ग तो यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से जो है यह संबंधित है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा, देखिए अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, एक है नवीकरणीय ऊर्जा और एक है अनवीकरणीय ऊर्जा, तो उसी अनवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है। तो इसमें से पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम है। बाल लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार का, तो 935 है। ठीक है, सबसे कम जो है ये कहाँ पर है, तो सबसे कम जो है ये वैशाली में है, सबसे ज़्यादा किशनगंज में है बाल लिंगानुपात। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, जैवलिन थ्रो से। अवनी लेखरा ये पैरा शूटिंग यानी कि पैरा निशानेबाजी। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन सही है। मित्राब गुहा का संबंध हॉकी से नहीं है, इनका संबंध जो है ये शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, तो रेटिनॉल हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद देखिए सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत यानी कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किससे संबंधित है, तो यह दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। इसकी शुरुआत की गई थी, लॉन्च ईयर अगर पूछेगा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का तो ये 2015 है। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूनेस्को की स्थापना जो है यह 16 नवंबर 1945 को हुई थी, नवंबर 1945। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। चलिए विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है। 30 मिनट के अंदर मैं आपको यह सेट कंप्लीट करवा दूंगा, बहुत ही कम समय में, और वो भी बेहतरीन तरीके से। देखिए विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये गया में है। फ्रेंड्स वीडियो को सिर्फ आपको लाइक करना है और कुछ नहीं मैं आपसे चाहता हूँ। चलिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, तो ये आपका धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, देखिए परम शक्ति लिखा गया है। परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति को जो है स्थापित किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में। अगर परम कामरूप पूछता, परम कामरूप, तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 अभ्यास जो है यह शुभारंभ किया है इजिप्ट के साथ, यानी कि मिस्र के साथ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहिए, फिटूर इसका नाम है, FITUR, किस देश में आयोजित किया जा गया है? तो ये मैड्रिड में आयोजित किया गया था। मैड्रिड स्पेन में। स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, गलत है। बिहार का स्थान जो है अंतिम से तीसरा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर, यह भी सही है। तो गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अच्छा, ये फोर्ब्स द्वारा जो 2022 में विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया गया था, उसमें भारत की 6 महिलाएं हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें निर्मला सीतारमन का जो स्थान है यह आपसे पूछा गया है, तो ये 36वां है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है ये कतर में किया गया था। देखिए गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया है, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है, सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, गलत है। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार खिताब जीता है, ठीक है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है? एंजो फर्नांडिस को दिया गया है, ये सही है। तो गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य जो है ये कौन सा बन गया है, बताएंगे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु बन गया है। चलिए 49 नंबर देख लेंगे कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर जो है यह ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे ब्रायोफाइटों में संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं होते हैं, ठीक है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका है। नेफ्रॉन जो होती है ये किडनी की विक्र की, किडनी कहिए या विक्र कहिए, इसकी कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है ये तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। अस्थि क्या है? तो मैंने बताया था आपको, अस्थि, उपास्थि, ये सारे जो हैं संयोजी उत्तक हैं। ब्लड, रक्त भी संयोजी उत्तक का उदाहरण है, कनेक्टिंग टिश्यू का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए मुझे। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्त का निर्माण लिवर में होता है, यानी कि यकृत में हो जाएगा। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेजिन किस पौधे का उत्सर्ज्य पदार्थ है? रेजिन जो है ये पाइन का है, चीड़ का है, ठीक है। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? तो ये असमजात हैं, ठीक है, ये असमजात अंग हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? समय का 2 बार उपयोग जो होता है ये किस में होता है? तो यहाँ पर देखेंगे आप त्वरण में होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। सेकंड का 2 बार उपयोग हुआ है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? बस अचानक रुक रहा है, यानी कि बस चल रहा है। इसी से आप पकड़ सकते हैं कि यह गति का जड़त्व है। गति का जड़त्व राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो है परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। उसके बाद देखिए यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, वेग को क्या किया जा रहा है? दोगुना कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv² होता है। अब यहाँ पर देखिएगा गतिज ऊर्जा में क्या कह रहा है कि वेग को दोगुना कर दिया जा रहा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वेग को जो है, इसमें गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 2v² हो जाएगा, यानी कि 4v² हो जाएगा।
तो ये कितना हो गया, ये 4 बाहर निकाल दीजिएगा और अंदर बच जाएगा हाफ mv², तो यानी कि 4 गुना हो जाएगी। तो राइट आंसर उसकी गतिज ऊर्जा 6 गुनी हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं, तो उसको ल्यूमिनस कहा जाता है, प्रतिदीप्त हो जाएगा राइट आंसर। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, 1/फोकस दूरी, ठीक है। पावर ऑफ लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर इसको डी से डिनोट किया जाता है, क्लियर है फ्रेंड्स। और उत्तल लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है क्षमता, धनात्मक हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 63 नंबर है कि हाइपरमेट्रोपिया, देखिए पूछा जाता है कि किस दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, तो याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को, और मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, दूर होता है, ठीक है, और एक होता है निकट। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ निकट और दीर्घ, कैसे कन्फ्यूज़न आप दूर करेंगे, तो देखिए दीर्घ लिखिए या दूर लिखिए एक ही बात है। देखिए निकट में कितना है, निकट, इसमें 3 अक्षर हैं, ठीक है, और दीर्घ में या दूर में 2 ही अक्षर हैं। फिर यहाँ देखिए अवतल में 1 2 3 4 लेटर हैं, और यहाँ पर उत्तल में 3 हैं। तो निकट में ज़्यादा है तो जिसमें भी ज़्यादा वाला, यानी कि निकट में अवतल और दीर्घ में उत्तल, ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि वोल्टमीटर का कार्य क्या है। तो वोल्टमीटर क्या करता है, तो विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 65 नंबर कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनरेटर, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन जो है ये संघनन कहलाता है, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। पदार्थ के कोनों को एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल होता है उसको क्या कहा जाता है, वह बल जो है क्या कहलाता है, वह बल अंतराण्विक बल कहलाता है, अंतराण्विक बल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इनको जो है पृथक्करण की विधि के द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा 69 नंबर की निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, भौतिक परिवर्तन बताइए, तो भौतिक जल का जमना है, बाकी देखिए ये सारे जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा गया है, तो देखिए ये क्या होता है, 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, 3 हो जाएगा, इसकी संयोजकता 3 है यहाँ पर नाइट्रोजन की। और हाइड्रोजन का पूछेगा तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है यहाँ पर। चलो उसके बाद देखिएगा कि परमाणु के नाभिक में नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो नज़दीक जो होगी ये कक्षा KLM, ठीक है, तो यहाँ पर K हो जाएगी सबसे नज़दीक की कक्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग से लगने से बचाया जा सकता है, तो ये गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया है जिसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, गैल्वेनीकरण किया जाता है जस्ता की परत चढ़ा करके जंग से बचाने के लिए लोहा को। उसके बाद देखिए कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो है ये C20H42 हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कर लें। प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहीं पर वकालत करने की मनाही है, कहाँ पर जो है, कहीं पर भी होता है, कहाँ पर, तो किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल जो है मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। और कार्यपालिका का तो वैसे प्रमुख राज्यपाल ही होता है, लेकिन वास्तविक पूछा गया है तो ये मुख्यमंत्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची में कृषि आएगा, कृषि हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, तो ये 1992 में बनाया गया था। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है, अस्थायी सदस्य इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के अधीन क्या है। राज्य के अधीन जो है इसमें क्या है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुताएं हैं, तो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता हो जाएगा। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तो मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार। नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, तो ये 1/3। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, अरस्तु ने कहा था। चलिए 84 नंबर देखिए। देखिए 84 नंबर है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है, तो ये प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, और दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बिहार में धान के फसल के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला जो है कौन सा है, तो ये रोहतास है, ठीक है, धान उत्पादन में। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज एब लेमेंतेयर ने दिया था और यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है, तो ये कौन सा है, बायोगैस है, जो आपको एनर्जी भी देगा, पावर भी देगा और खाद्य यानी कि फर्टिलाइजर भी देगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट ने दिया था। उसके बाद देखिएगा कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो इसमें से देखिए मानक समय है, मानक समय को मान लिया गया है, या कोई प्राकृतिक इकाई जो है इसके नहीं है। बाकी दिन, दिवस, चंद्रमास, उष्ण कटिबंधीय वर्ष ये सारे प्राकृतिक इकाई हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, सवाना मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जिला जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ये कच्छ हो जाएगा। बीपीएससी ने कच्छ को ही आंसर दिया है, ठीक है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बीपीएससी में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, तो उलर झील है। चलिए अच्छा, उलर झील कहाँ पर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, जरा आप कमेंट करिए मुझे। चलिए उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है, तो ये किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी मिट्टी जैविक मरुस्थल कहलाती है, कौन सी नदी जो है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो यह दामोदर नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए 98 नंबर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, नागपुर में है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, सबसे कम तापांतर जो है ये सदाबहार वर्षा वन वायोम में पाया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है और इन 100 क्वेश्चंस में से अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है, तो यह देश चाइना है। 101 से लेकर के फ्रेंड्स 120 तक में मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो हम लोग 100 प्रश्न तक ही कवर करते हैं। स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए।